ये लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि अगर हमें A2 एलिमिनेशन करवाना है तो एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट रखना पड़ता है। जैसे ये 3 एग्जांपल देखे थे A, B और C में, तो इसमें हमने एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट रखा था, तो इससे काम हो गया। फिर स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक दो वर्ड डिफाइन किए थे। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि सेलेक्ट करना है बेसिकली, तो दो किसी मतलब जैसे यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमने फर्स्ट रिएक्शन लिखी है इसमें सेलेक्ट कर रहा है, किसी एक को ज्यादा बना रहा है, तो उसे हम बोल रहे हैं कि वो सेलेक्टिव है। जैसे इन 3 में से ट्रांस को ज्यादा बना रहा है तो रिएक्शन इज सेलेक्टिव, और मतलब इन प्रेफरेबली इन दोनों को भी ज्यादा बना रहा है, इन दोनों को इसके कंपैरिजन में ज्यादा बना रहा है। ए बी सी अगर हम देखें तो ए और बी को, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए और बी को सी के कंपैरिजन में ज्यादा बना रहा है, तो हम ऐसे रिएक्शन को, क्योंकि ये सब रीजियो आइसोमर्स हैं, तो हम इन्हें इस रिएक्शन को रीजियो सेलेक्टिव भी बोलते हैं। रीजियो सेलेक्टिव क्योंकि रीजियो सेलेक्टिव पहले भी देखा था कि अगर एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बन रहे हो और किसी एक को ज्यादा बनाए तो वो रीजियो आइसोमर्स, रीजियो सेलेक्टिव। तो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव भी है और स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव इसलिए क्योंकि ये ट्रांस को ज्यादा बना रहा है देन सिस। और स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली केवल एक ही रिएक्टेंट को, स्पेसिफिकली केवल एक ही प्रोडक्ट को बनाए, तो हम ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट और स्टीरियो आइसोमर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के कारण ऐसा होता है, जैसे हमने पहले ए बी सी ये जो 3 एग्जांपल देखे थे, इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहे थे। जैसे इसी में ए में देखा तो ए में केवल एक ही प्रोडक्ट ही पॉसिबल है, तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। दिस इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्योंकि स्पेसिफिकली केवल एक को ही बना रहा है। एनैंशियोमर इसका रिएक्टेंट चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नया स्टीरियो आइसोमर बनता है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ कुछ स्टीरियो स्पेसिफिक के रिएक्शंस हैं, जैसे कि लेक्चर 12 जैसे कि हमने SN2 रिएक्शंस देखे हैं। SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा Br है, इसके रिएक्शन लेट से हम Cn माइनस के साथ करवाते हैं। Cn माइनस के साथ अगर करवाते हैं तो ये बन जाएगा, Cn लग जाएगा इसमें। किधर लगेगा Cn? कैसी रिएक्शन होनी चाहिए क्योंकि का SN2 SN1 क्यों होगी? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ही नहीं,
SN2 होगी सर। SN2 होगी, CN माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, और अगर SN2 होगी तो बैक अटैक होगा, और बैक अटैक अगर होता है तो फिर प्रोडक्ट किधर बनेगा, प्रोडक्ट मतलब CN जो है ये अंदर वॉल्टन इन्वर्शन, CN अंदर लग जाएगा, तो केवल यही प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ और नहीं बन रहा है इसमें। Therefore this reaction is also a stereo specific reaction, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बना रही है रिएक्शन, स्पेसिफिकली केवल इसी को बना रही है, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। तो all SN2 reactions are stereo specific reactions, ऐसा बोल सकते। all SN2 reactions are stereo specific. If the carbon is chiral, chiral होना चाहिए तभी स्टीरियो स्पेसिफिक बोल पाएंगे, वरना तो फिर स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात नहीं रहेगी तो ऐसे रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उसकी बात हो रही है, जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उस कार्बन को, जैसे यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक हो रहा है तो दिस कार्बन इज कायरल, तो ये कायरल है तो फिर इसके अगर रिएक्शन होगी तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, अगर कायरल नहीं रहता तब तो फिर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात ही नहीं रहती। ठीक है, तो वैसे ही हमने E2 रिएक्शंस में देखा कि E2 रिएक्शन में हम E2 रिएक्शंस जो होते हैं वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं और एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि ऐसा अगर हम लेते हैं कुछ, लेट्स से ये है मिथाइल और इधर रखते हैं हम Br और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं ETO माइनस के साथ। ETO माइनस के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमें पता है कि रिएक्शन में एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अभी अगर नोटिस करो तो Br अंदर है, Br अंदर है तो उसके एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन बाहर रहना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर बाहर कौन है इस साइड में, इधर बाहर है मिथाइल, तो मिथाइल बाहर है तो मिथाइल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ के लिए एंटी पेरिप्लेनर जो होगा वो इधर का हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि बाहर है और एक हाइड्रोजन अंदर है, बट हम अभी केवल बाहर वाले हाइड्रोजन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ETO माइनस क्या करेगा, ETO माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ना कि इधर वाला जो हाइड्रोजन है ये अंदर की तरफ, तो ये हाइड्रोजन और ये Br ये दोनों सेम साइड हो गए, सेम साइड होने से फिर वो अटैक नहीं कर पाए, इट शुड बी एंटी, अगर Br अंदर है तो हाइड्रोजन बाहर रहना चाहिए, तो हाइड्रोजन बाहर होगा तो ये निकलेगा बाहर और फिर ये Br डिपार्ट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा, मिथाइल इधर बाहर ही है और इधर डबल बॉन्ड है। E2 के एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है, इसमें रिएक्शन के पास कोई चॉइस नहीं है ना, दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री शो नहीं की हुई होती तो फिर रिएक्शन के पास चॉइस रहता, जैसे मानो कि इस तरह से अगर दिया हुआ है और इसका रिएक्शन अगर हम ETO माइनस के साथ करवा रहे हैं तो अभी दो बीटा पोजीशंस हैं जो कि पॉसिबल है। यहाँ डायरेक्टली अटैच जो Br है, जो कार्बन है, दिस इज अल्फा और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये है बीटा, तो दो बीटा हाइड्रोजन है, अभी यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऐसा बन जाएगा और एक जो हमने पहले बनाया ऐसा बन जाएगा।
अब रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं क्या? नो सर, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, और इन दोनों में से भी मेजर कौन सा बनेगा? ये फर्स्ट वाला जो है ये मेजर बनेगा। क्यों मेजर बनेगा? क्योंकि ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ये बात गगन? यस सर। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये ज्यादा बनेगा, और दूसरा वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये कम बनेगा। तो इस रिएक्शन में एक रिजियो आइसोमर को ज्यादा बनाया जा रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाले को ज्यादा बनाया जा रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो सेलेक्टिव। अगर ऐसा होता तब फिर बात अलग थी, जैसे मानो कि इधर अंदर मिथाइल है और इधर अंदर Br है। इसकी रिएक्शन अगर हम ETO माइनस या फिर अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं, अल्कोहलिक KOH क्या है? अल्कोहलिक KOH अल्टीमेटली यही है, इथॉक्साइड आयन को ही हम अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। तो अल्कोहलिक KOH अगर कहीं तुम्हें दिख रहा है तो वो तुमसे E2 रिएक्शन करवाना चाहता है मोस्ट लाइकली, और अगर कहीं तुम्हें एक्वस KOH दिख रहा है, OH माइनस दिख रहा है, सिंपली एक्वस KOH मतलब सिंपली KOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, KOH डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो तुमसे OH माइनस केवल रिएक्शन करवा रहा है तो मोस्ट लाइकली वो SN2 रिएक्शन करेगी। तुम्हें ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक्वस KOH क्या है और अल्कोहलिक KOH क्या है। अब इस केस में Br अंदर है तो हमें देखना पड़ेगा कि एंटी पेरिप्लेनर बाहर बाहर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो बाहर अभी अगर हम देखें तो बाहर लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन बाहर है और इधर भी हाइड्रोजन बाहर, तो ये दोनों हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर है, तो ये दोनों रिमूव हो सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है अगेन, एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन, इनमें से मेजर क्या हो जाएगा? ये मेजर हो जाएगा। तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा कि तुम्हें एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन दिया हुआ है या नहीं, और अगर दिया हुआ नहीं है तो फिर तुम्हें हो सकता है कई बार एंटी पेरिप्लेनर बनाना पड़े, जैसे हमने सिंपल रोटेशन वाले केसेस में देखा था कि एंटी पेरिप्लेनर बनाना पड़ सकता है हमें। जैसे कुछ और एग्जांपल करते हैं, मानो कि ऐसा फिनाइल है और इधर Br है, अभी विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री ही ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा Br है। अब इस Br के साथ अगर हम ETO माइनस की रिएक्शन करवाते हैं तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक तो फिनाइल के साथ इधर डबल बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन, दोनों जगह पे बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन, तो किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो एक ऐसा एल्कीन बन सकता है और एक बन सकता है ऐसा एल्कीन। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन अगर हमसे पूछा जाता है, एक और एल्कीन ऐसे पॉसिबल होगा, एक नहीं दो और एल्कीन्स पॉसिबल होंगे एक्चुअली, है ना? ये तो ट्रांस बनाया हमने, प्लस इनके सिस आइसोमर्स भी पॉसिबल होंगे, टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। बट अभी हम केवल स्टेबल स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं, ट्रांस को अभी हमने केवल बनाया है। ऐसे केस में इन दोनों में से ज्यादा मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट वाला ज्यादा बनेगा, क्योंकि वो जो एल्कीन है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन है तो उसकी फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। जेटसेफ रूल हमने लिखा था या नहीं लिखा था?
लिख लिया था सर। कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन रहेगा वो ज्यादा बनेगा, लिखिए ना। तो इसमें ये जो एल्कीन है दिस इज, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर अमाउंट है। ज्यादा स्टेबल क्यों है? स्टेबिलिटी का रीजन क्या है इसके? हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, हमने देखा था कि बेंजीन अगर रहता है तो वो उसे स्टेबिलाईज करेगा। तो बेंजीन के साथ अगर बेंजीन उसे स्टेबिलाईज करेगा। बताया था कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है या कॉन्जुगेशन कर सकता है, वो इसे स्टेबिलाईज करेगा। तो बेंजीन इसे कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इसमें मिलेंगे, बट ये फिर आंसर नहीं है। तो हमें ऐसे केसेस में थोड़ा केयरफुल रहना है कि कहाँ पर कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन रहा है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम ऐसा ही रिएक्शन कुछ हिंडर्ड बेस के साथ करवा दें, जैसे मानो कि अगर हम Br है यहाँ पर और इसकी रिएक्शन, एक तो हम इसकी रिएक्शन मानो कि हम ETO माइनस के साथ करवाते हैं या फिर अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ अगर करवाएंगे तो ये ट्रांस जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम मानो टर्ड ब्यूटॉक्साइड के साथ करवाते हैं। आज बच्चे बहुत ही कम आए यार, 68 स्टूडेंट्स, इसमें से भी 2 तुम आए, 66 स्टूडेंट्स आए। टर्ड ब्यूटॉक्साइड अगर हम रखते हैं तो फिर अब ये एक हिंडर्ड बेस है ना। हिंडर्ड बेस होने के कारण ये इस, देखो यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है अगेन, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन। तो क्योंकि ये हिंडर्ड बेस है तो हिंडर्ड बेस इस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस थोड़ी ज्यादा है, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा साइड में प्रेजेंट, रिलेटिवली इसके पास हिंड्रेंस कम है। तो अगर इसके पास हिंड्रेंस कम है तो ये जो टर्ड ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगी और ये Br डिपार्ट करेगा। तो इससे दूसरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और वो ये होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन, पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड बना है। इसे हम बोलते हैं ZCF प्रोडक्ट। इसे हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। जब लेस स्टेबल एल्कीन जब मेजर प्रोडक्ट रहेगा तो हम उसे हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ZCF प्रोडक्ट एंड हॉफमैन प्रोडक्ट, ये दो, मतलब तुम्हें बस देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई बल्कि बेस तो नहीं है। टर्ड ब्यूटॉक्साइड जो है दिस इज अ बल्कि बेस या हिंडर्ड बेस है। तो अगर हिंडर्ड बेस आ जाएगा तो सच केस में लीस्ट स्टेबल एल्कीन जो होगा वो मेजर होना शुरू हो जाएगा।
लिख लेते हैं इसे थोड़ा। E2 elimination with hindered base. E2 elimination with hindered base typically gives the less substituted double bond, the less substituted double bond typically gives the less substituted double bond because the fastest E2 because the fastest E2 reaction involves deprotonation because the fastest E2 reaction involves deprotonation at least substituted site. ठीक है। क्लियर है ना? जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं हॉफमैन का। मानो कि ऐसा Br है, इसका रिएक्शन हम एक करवा रहे ETO माइनस से और एक करवा रहे टर्ड ब्यूट ऑक्साइड से। ETO माइनस के साथ अगर करवाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, ठीक है। और अगर टर्ड ब्यूट ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा जब हम टर्ड ब्यूट ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सर सर एक बार स्क्रॉल थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दें। सर तो इसमें माइनर प्रोडक्ट भी तो फॉर्म होगा। माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। सर बल्कि में बल्कि का भी माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा बिल्कुल। ओके सर। इसमें बनाओ प्रोडक्ट।
इतना लेट स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या करेंगे? कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री शो नहीं की हुई है इसमें, तो इसमें तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा फिर। और इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड किधर बनेगा? एक यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली जो लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड इधर वाला ही है। ये तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, ये जेटसफ प्रोडक्ट बन गया और ये हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। एच वाले में बीटा हाइड्रोजन तो है, बट वो बीटा हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है। यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर है ही नहीं और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हम रोटेशन नहीं कर सकते इसके अबाउट। ऐसा नहीं है कि इस बॉन्ड को हम रोटेट करके और एंटी पेरिप्लेनर ले आए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये अब ऐसे ही रहेगा। ये हाइड्रोजन, ये इसे हम रिमूव नहीं कर सकते, E2 के थ्रू हम इसे रिमूव नहीं कर सकते इधर, लेकिन किसी और साइड तो हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो अल्कोहलिक KOH के साथ भी यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा और टर्ड ब्यूटॉक्साइड के साथ भी यही मेजर प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रही है? सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे क्योंकि अल्कोहल मतलब टर्ड ब्यूटॉक्साइड में तो यही बनना था, डबल बॉन्ड जिधर लेस सब्स्टिट्यूटेड है वही बनना था, और उसके पास ऑप्शन ही नहीं है अल्कोहलिक KOH के पास, तो एक ही प्रोडक्ट बस बन सकता है और वो ये है। ठीक है, ETO माइनस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और अल्कोहलिक और टर्ड ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इसमें तुम्हें एक और चीज बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, ये बताना है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ETO माइनस के साथ सोचो एक बार। पहले देखो कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है, अल्फा पोजीशन कौन सी है, बीटा पोजीशन कहाँ पर है, हाइड्रोजन है कि नहीं वहां पर।
कहाँ कहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है? इधर बीटा हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन। ये अल्फा पोजीशन हो गया, और इसके नेक्स्ट जो पोजीशंस हैं ये सब बीटा पोजीशंस। तो तीन तीन बीटा डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो ETO माइनस के साथ टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन जाएंगे? नहीं, 2 इधर डबल बॉन्ड बन सकता है, ऐसा डबल बॉन्ड बन सकता है, और ये हमने ट्रांस बनाया है, सिस भी बन सकता है इसका, प्लस फिर दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड बन सकता है। इसमें अगर हम देखें तो मिथाइल और मिथाइल के रेस्पेक्ट में सिस है, तो प्लस ट्रांस भी बन सकता है, या EZ लिख सकते हो, और एक प्रोडक्ट बनेगा ठीक है। टोटल 4 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 5 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज 5। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2-3 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर वाले से सिस ट्रांस नहीं बन रहा है। इन दोनों के साथ ये दोनों को रिमूव किया जाएगा तो सिस ट्रांस दोनों बन सकते हैं। तो 4 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट एक साइड से सिस ट्रांस, 2 प्रोडक्ट एक साइड से सिस ट्रांस, और एक ऊपर वाला बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ये दोनों मेजर होंगे इनमें से। ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं मेजर को केवल हाईलाइट कर देते हैं, ये होगा मेजर और ये होगा मेजर। ये दोनों प्रोडक्ट्स मेजर प्रोडक्ट्स हैं। और वही अगर हम थर्ड ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन कौन सा है? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सबसे लीस्ट हिंडर्ड है। मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सबसे लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और वो ये है। ये होगा इसमें मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, 3-3 हाइड्रोजन है अपने पास। हमें सबसे ये देखना है कि सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन कौन सा है। तो ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन है जो हमने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन है, तो इसे हटाना सबसे आसान है। इसी को फिर ग्रुप हटाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं डिटेल्स ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन SN1 के जैसी थी, मतलब कि SN1 में जैसे सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है और उसके बाद फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वैसे ही E1 रिएक्शन में सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है और उसके बाद फिर जो बेस है वो अटैक करेगा और बेस फिर हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, तो उससे फिर वो E1 रिएक्शन होगी। जैसे हम एक
सिंपल इवन रिएक्शन देखें, ऐसा है मानो H2O और हीट कर रहा है, हीट करने से एलिमिनेशन फेवर होगा। तो इसमें रिएक्शन कैसी हो जाएगी, हीटिंग दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रिएक्शन एलिमिनेशन करवाना चाहता है। पहले हम Br को डिपार्ट करेंगे, Br को डिपार्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगेन अब दो हाइड्रोजन ऐसे, अभी हम इसी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, फिर H2O इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एज अ बेस, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो फाइनली ये एल्कीन मिल जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इवन पाथवे से जा रहा है, एंड ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है ना, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा था, तो ये स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। तो इसके लिए हम रेट लिख सकते हैं, रेट जो होगी इस रिएक्शन की, दिस इज इक्वल टू K इनटू एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेट लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसे तो सोचो रिएक्शन के पास अभी चॉइस है, अगेन पॉजिटिव चार्ज जो है, हाइड्रोजन इधर से भी रिमूव किया जा सकता था, अगर हाइड्रोजन दूसरे साइड से रिमूव होता तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाता। जैसे हम इसी एग्जांपल को फिर से लिख रहे हैं, मतलब अगर हम Br के साथ H2O और हीटिंग करें तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है जिसे रिमूव किया जा सकता है, और इधर भी बीटा हाइड्रोजन है जिसे रिमूव किया जा सकता है। पहले कार्बोकैटायन बनेगा सिमिलर फैशन से, और उसके बाद दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो कार्बोकैटायन बन गया, Br डिपार्ट हुआ तो कार्बोकैटायन बन गया, अब ये कार्बोकैटायन बन गया तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है जो कि रिमूव किए जा सकते हैं। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा और एक प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन इन दोनों में से जो रिएक्शन है वो इससे ज्यादा बनाती है, ये मेजर है और ये माइनर है, क्योंकि ये स्टेबल एल्कीन है तो इसका फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो ये मेजर है और ये माइनर है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब रिजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, रिजियो सेलेक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बन रहे हैं, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में से ऊपर वाले को ज्यादा बनाया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव, दिस रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो सेलेक्टिव, ठीक है। ठीक है, regioselective formation of regioselective formation of more substituted alkene, regioselective formation of more substituted alkene
जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, OH है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, मैकेनिज्म देखते हैं। H2SO4 मतलब कि H प्लस है बेसिकली इसके पास, H प्लस है, लोन पेयर तो कहीं है ही नहीं इसके सिवा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमें पता है, जैसे पहले हमने इतने सारे रिएक्शंस लिखे हैं अल्कोहल की, क्या होगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सबसे पहले OH2 प्लस बन जाएगा, मतलब ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा OH2 प्लस, और फिर ये प्रोटॉन डिपार्ट कर जाएगा, ये H2 डिपार्ट कर जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये सब मैकेनिज्म घर पे लिखे होगा तो ही समझ में आएगा जल्दी, और अगर छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे फिर। ठीक है, तो यहाँ तक तो काम हो गया है, कार्बोकेटाइन बन गया। अब अगर हम देखें, अब अपने पास, अब इस कार्बोकेटाइन के पास दो चॉइस है, या जो बेस है उसके पास दो चॉइस है कि कहाँ कहाँ पर बीटा पोजीशन है। एक तो ये बीटा पोजीशन है और एक यहाँ इधर बीटा पोजीशन, दो डिफरेंट बीटा पोजीशंस। ठीक, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर एक बीटा हाइड्रोजन है और इधर एक बीटा हाइड्रोजन। अब इन दोनों हाइड्रोजन में से रिमूव करने की चॉइस है नेक्स्ट स्टेप में। ये तो बन गया, मतलब कार्बोकेटाइन लेट से बन गया है, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस रिएक्शन के पास दो चॉइस है, एक तो ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, हम सीधे इंटरमीडिएट ही शो करा, अभी हम पहले वाले स्टेप्स को नहीं शो किया। तो दो प्रोडक्ट्स हैं पॉसिबल, एक तो ये ऐसा बना सकता है, और दूसरा ऐसा है, इस तरह की एल्कीन। ये है जब ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, देखो इधर, जब ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो इस तरह की एल्कीन पॉसिबल होगी। इस तरह की एल्कीन बन रही होगी। ठीक है, और जब ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो इधर इस तरह की एल्कीन बन रही होगी फिर ऐसा, और यहां से फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर H2, H2O इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और H2O इधर इसके साथ बॉन्ड। ये पॉजिटिव चार्ज फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव इस पे और इधर भी पॉजिटिव इस पे और इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, अगेन एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है, तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है इन दोनों में से?
ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने इसे लोअर एनर्जी पर ड्रॉप किया। जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड जो ट्रांजिशन स्टेट है, सॉरी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो ट्रांजिशन स्टेट है, वो ज्यादा स्टेबल है और फाइनली उससे प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। और इधर डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और ये है पूरा एनर्जी डायग्राम। तो ऑब्वियसली अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो वो जल्दी बन जाएगी, क्योंकि उसमें अगेन ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है, फास्टर फॉर्म होगा और साथ ही स्टेबल प्रोडक्ट भी बन रहा है ना। इसका जो लाइन है वो नीचे है, इसका लाइन नीचे है एनर्जी में, और इसका लाइन रिलेटिवली ऊपर है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो इसकी लाइन नीचे है। ठीक है, अगेन दिस इज एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। और अगर एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी की। OH है ऐसा और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। या H2SO4 और हीट भी लिखा हुआ रह सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम मैकेनिज्म से जाते हैं। ड्रॉ कर लिया ना, ये सब लिखे आगे लक्षिता। क्या होगा, सबसे पहले H प्लस है H2SO4 के पास, तो हम सबसे पहले OH2 प्लस बनाएंगे। ये सब चीजें अब तुम्हें थोड़ी फास्टर लिखनी चाहिए। OH2 प्लस बना लिया तो फिर इसे डिपार्ट कर देंगे क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता हुआ दिख रहा है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज रिलेटिवली स्टेबल, तो उसे हमने बाहर निकाल दिया। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है। अब अपने पास चॉइस है, दो अलग अलग बीटा हाइड्रोजन है। नोटिस करो तो यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है। ऐसे तो यहाँ पर भी है बट वो दोनों आइडेंटिकल है, तो उसको अभी हम नहीं मेंशन कर रहे। दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक तो डबल बॉन्ड इधर लग सकता है और एक डबल बॉन्ड इधर लग सकता है। तो अभी हमने देखा कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा जल्दी बनेगा और ज्यादा बनेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट। तो जैसे E2 में था कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा फॉर्म होगा, यहाँ पर भी सेम है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो उसकी फॉर्मेशन आसान होगी।
ठीक है। हीट लिखा हुआ है अगर मतलब अगेन कि वो एलिमिनेशन करवाना चाहता है। एक बार मैकेनिज्म लिखो इसका, सोचो जल्दी। सबसे पहले प्रोटोनेट करेंगे OH को, OH2+ बन जाएगा, फिर उसे डिपार्ट करेंगे, कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन कार्बोकैटायन बन रहा है, यू विल हैव टू सी कि कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है क्या, तो एक और स्टेप ऐड होगा बीच में। ये सब हम तभी सोच सकते हैं जब हम मैकेनिज्म लिख लें। सबसे पहले H+ है, H+ गेन किया, मतलब ऑक्सीजन ने H+ को के साथ बॉन्ड बनाया तो OH2+ बन गया, फिर ये डिपार्ट करेगा तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अभी कार्बोकैटायन बना है विच कैन रीअरेंज ऑलवेज, तो ये बन जाएगा ऐसा कार्बोकैटायन। अब बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो बीटा एलिमिनेशन से मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये बात सबको क्लियर है ना? ये दिस इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसे तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं भी करवाते तो भी सेम ही प्रोडक्ट आंसर आता है ना। अगर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं भी करवाते तो भी यही मेजर प्रोडक्ट बनता, बट मैकेनिज्म रिएक्शन जो होगी वो इस तरह से जाएगी। मैकेनिज्म लिखने से कई बार फायदा हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे तो कुछ ऐसा पता नहीं चला, अगर तुमने हाइड्राइड शिफ्ट नहीं भी करवाया होता तो भी वो सेम ही प्रोडक्ट बनता। लेकिन मानो कि ऐसा कुछ है, इसके साथ अगर हम H2SO4 और हीट करवा रहे हैं, अब मैकेनिज्म लिखो, अब देखो। ये सब स्टेप्स घर पे 4 बार 5 बार लिखोगे तो आसान लगेगा, नहीं लिखोगे तो फिर डिफिकल्ट तो है ही। और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अब H2O रिमूव करेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन।
सही है, यही बना था युविका, चंदन, ठीक है, लक्षिता, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एलिमिनेशन इवन रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव हो सकती है, दीज आर रीजियो सेलेक्टिव, ये सारे रिएक्शंस रीजियो सेलेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे एक एक और प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं है, लेकिन ये भी प्रोडक्ट बनेगा माइनर, एंड देयरफॉर रीजियो सेलेक्टिव, ठीक है। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं और किसी एक प्रोडक्ट को ज्यादा बना रहे हैं, दिस रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव। रुक गया क्या, वीडियो रुक गया क्या? नो सर, उधर सही आ रहा। ब्रॉडकास्टिंग एक सेकंड, एक सेकंड बस, लॉग आउट हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे थे कि ये रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव है, क्योंकि सब में एक एक दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट है जिसे रिएक्शन ज्यादा बना रही है, तो दिस इज रीजियो सेलेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं, इवन रिएक्शन कैन बी स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल। Even reaction can be stereo selective. अगेन किसके लिए स्टीरियो सेलेक्टिव ज्यादा किसके लिए होगी? ट्रांस को मोस्ट लाइकली अगेन ज्यादा बनाएगी, ट्रांस या ई फॉर्म बोल सकते हो। जैसे पहले हम देख रहे थे ट्रांस ज्यादा बन रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रांस ज्यादा बन सकता है। जैसे कुछ रिएक्शन देखते हैं, मानो कि बेंजीन है और OH है, और उसके साथ हम अगेन रिएक्शन करवा रहे हैं, H+ हीट करवा रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा हुआ है, तो यही मीनिंग होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है अभी, एक तो ये ऐसा ट्रांस बन जाए और एक ये ऐसा सिस बन जाए, ठीक है। तो ट्रांस और सिस अगर बन जाता है तो अगेन ट्रांस को ज्यादा बनाएगा रिएक्शन, ये दिस इज ये 95% लगभग बन जाएगा और ये 5% के अराउंड बनता है। तो ट्रांस की फॉर्मेशन, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है सिस से, तो इसकी फॉर्मेशन भी ज्यादा होती है। तो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, and therefore this is stereo selective. Even reaction stereo selective भी हो सकती है, सेम रीजन से अगेन, क्योंकि ट्रांस को बनने का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, मतलब ट्रांस का बनना आसान होगा, तो मतलब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस,
है ना। इस केस में ए और बी, मानो कि इसे ए लिख देते हैं, इसे बी लिख देते हैं, तो अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी में ए वुड बी मोर स्टेबल देन बी। रीजन क्या है? रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ए में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और बी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्योंकि दोनों फिनाइल और मिथाइल दोनों ग्रुप सेम साइड हो गए, तो सेम साइड हो गए तो फिर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता ऐसे कि तुम क्या ले रहे हो, मतलब मानो कि ये लो OH, या फिर ये लो OH, दोनों से सेम ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, कोई बता सकता है क्या? आयन पेयर की वजह से। आयन पेयर की वजह से दिक्कत है। रिएक्शन को देखो एक बार, दोनों की एक बार मैकेनिज्म लिख के देखो तो क्या मतलब कहाँ पे डिफरेंस आता है या कहाँ पे चीजें सेम हो जाती हैं। तो दोनों के सेम कार्बोकैटायन। दोनों के सेम कार्बोकैटायन बनेंगे, वेरी गुड। दोनों, जब हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो दोनों में ही प्लेनर कार्बोकैटायन बन जाएगा, और जब कार्बोकैटायन सेम बन गया दोनों में तो फिर आगे के लिए तो सब कुछ सेम हो जाएगी। तो ये डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता कि तुम क्या चूज करते हो, प्रोडक्ट दोनों में ही सेम बने। ठीक है। ऐसे ही मानो कि फिनाइल लिया है हमने और इसमें मिथाइल है, अच्छा, फिनाइल। इसका एक बार मैकेनिज्म लिख के देखो, बिना स्टीरियो केमिस्ट्री का ही लिख रहे हैं अभी। अगेन OH H+ गेन करेगा,
OH2 प्लस बन जाएगा, डिपार्ट करेगा। इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट है ना, क्योंकि बेंजाइलिक 3 डिग्री बन सकता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब ये बन गया प्लेनर। इसके बाद अब अपने पास 2 हाइड्रोजन है यहाँ, अगर नोटिस करो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। क्या क्या है पॉसिबिलिटी? एक तो फिनाइल और फिनाइल ट्रांस हो सकते हैं, और फिनाइल एंड फिनाइल सिस हो सकते हैं। ट्रांस हो सकते हैं और सिस हो सकते हैं। आगे ठीक है। फिनाइल और फिनाइल बड़े ग्रुप्स हैं, ये ट्रांस रहेंगे, तो ये बनेगा मेजर। Substrates that readily eliminate by E1. Substrate that readily eliminate by E1 reactions. लिखिए ना इसको, चलें आगे। E1 रिएक्शन के लिए एलिमिनेट रेडिली अगर होना है तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि 2 रिक्वायरमेंट है, समझ लो। एक तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, एंड दूसरा रिक्वायरमेंट है एलिमिनेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एलिमिनेशन कैसे शो करेगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है कि बीटा हाइड्रोजन तो मस्ट है, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन शो कर ही नहीं सकता। जैसे मानो कि हम ऐसा अगर एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर Br है और इधर भी ग्रुप लगा दिए, तो इधर भी ग्रुप लगा दिए, और इसका रिएक्शन करवा रहे ETO माइनस के साथ, तो ETO माइनस ये बीटा है, ये इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये एलिमिनेशन तो शो कर ही नहीं सकता है कभी। ये बात समझ में आ रही है कि एलिमिनेशन शो करना ऐसे के लिए डिफिकल्ट है, तो बीटा हाइड्रोजन तो रहना चाहिए ही। तभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कार्बोकैटायंस हैं जो कि स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल बना सकते हैं। सबसे पहला है टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी, तो टर्शियरी में क्या रहेगा, जैसे R है और X है, तो X है तो X डिपार्ट कर सकता है, और इससे ये स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो एक सेकंड,
तो ये बन जाएगा, जैसे बीटा हाइड्रोजन है तो ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। फिर नेक्स्ट है अलाइलिक। अलाइलिक भी काफी स्टेबल रहता है, जैसे मानो कि ऐसे एक्स है और इधर कुछ ग्रुप लगा हुआ है आर है, तो ये एक्स अगर डिपार्ट करेगा तो ये रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं, क्योंकि अलाइलिक है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है। तो प्रोडक्ट हम इसी से बनाएंगे मोस्टली। तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ये जो बीटा हाइड्रोजन है इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाएगा इसके केस में। सब्स्टिट्यूट सर कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगा। कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि अगर कोई एल्कीन भी कॉन्जुगेशन में रहता है एल्कीन के साथ तो वो भी उसे स्टेबलाइज करता है, तो ये भी स्टेबलाइज करेगा। बेंजाइलिक जैसे फिनाइल है और यहाँ पर एक्स है, तो ये भी आसानी से रिमूव हो सकता है क्योंकि जो ग्रुप बन रहा है वो रिलेटिवली स्टेबल है। ये एक्स यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा तो ये फिनाइल और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके बाद जो बीटा हाइड्रोजन है इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। तो अगेन ये भी कैसा एल्कीन है, ये भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, तो ये भी स्टेबल है। फिर अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड, अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड जैसे कि ये है, कल डिस्कशन क्लास में इसे डिस्कस किया था ऐसा है ना। तो देखा था कि ये x यहाँ से अगर डिपार्ट करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस, तो ये ऐसा पॉजिटिव बन जाएगा। और उसके बाद में इधर बीटा हाइड्रोजन है तो कोई बेस आएगा इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा और ये दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये RO और ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये भी कैसा, ये भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगा। तो ये SN1 भी अच्छा करेगा, E1 भी अच्छा करेगा। ऑब्वियसली जितना भी हमने सब जिसको भी हमने ये बोला है कि ये SN1 अच्छा करेगा, वो सारे के सारे जितना भी हमने अभी देख रहे हैं जो कि E1 अच्छा करेगा वो सारे के सारे SN1 भी अच्छा करेंगे, क्योंकि सब में स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कोई 3 डिग्री है। सबस्ट्रेट दैट may eliminate by substrate that may eliminate by E1, मतलब ऐसे सबस्ट्रेट जो कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो एक है सेकेंडरी, सेकेंडरी इज नॉट वेरी गुड, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एक्स है अगर तो ये डिपार्ट करेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज नॉट वेरी स्टेबल। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है
तो इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये ऐसा R बन जाएगा। तो डिपेंड करेगा बाकी सिचुएशंस कैसे हैं। अगर हम हीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो हीटिंग करने से या इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, डबल बॉन्ड ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, एलिमिनेशन ज्यादा फेवर होगा हीटिंग करने से, तब हम 2 डिग्री से भी एक काम करवा सकते। Substrates that never eliminate by E1. Substrate that never eliminate by E1. एक तो प्राइमरी, ऐसा, तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। दिस इज वेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल कार्बोकैटायन, और अनस्टेबल कार्बोकैटायन है तो इससे रिएक्शन, मतलब ये E1 रिएक्शन नहीं करेगा। हमने देखा था कि SN1 रिएक्शन भी नहीं करता। तो ये सब भी हैं, जैसे कि विनाइलिक, ऐसा एक्स है, तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये मान लो R है, इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा ये भी वेरी अनस्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये भी E1 एलिमिनेशन शो नहीं करेगा। इसे आप रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको इधर एरो मूव कर दो और उसको बोलो कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उससे और ये मतलब ऐसा हो जाएगा, ये R इधर लोन पेयर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मतलब इससे कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकैटायन रहता है, तो हम विनाइलिक फॉर्म नहीं करते। इसके साथ ना ही हम SN1 करेंगे, ना ही E1 करेंगे, ना ही SN2 करेंगे, E2 का भी कर सकते हैं, देखेंगे। ऐसे ही बेंजाइल है, अगर सिंपल बेंजाइल ऐसा है, तो ये बेचारा कार्बोकैटायन तो बना लेगा, लेकिन डज नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन, और बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं बीटा पोजीशन पे, तो ये ओनली गुड फॉर SN1 SN2, केवल SN1 और SN2 हो सकता है इसमें, E1 E2 नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बस तो E1 E2 खत्म हो गया। थोड़ा E1 नेक्स्ट है E1 CB, तो बहुत ज्यादा E1 CB तो है नहीं। अब हम बस कंपैरिजन देखेंगे कि मतलब थोड़े बहुत कि कब हमें SN1 कराना चाहिए, कब हमें SN2 करना। ऐसे तो काफी सारी चीजें क्लियर हैं, कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, कब E1 होगी, कब E2 होगी। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। एलिमिनेशंस का भी तुम्हें शीट मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा मतलब, तो उससे भी आगे E1 E2 के और भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो उससे भी देख के थोड़ा सीख सकते हो। और नहीं तो अब तो ये भी
एक्सरसाइज में भी काफी कुछ कर सकते हैं आप। पहले कहाँ तक बोला था क्वेश्चन करने को? 18-19 तक बोला था ना। अब इधर 19 तक पहले दिया था शायद। अब ये सब ट्राई कर सकते हो। 20 नंबर से E2 एलिमिनेशन, SN2 ये सब शुरू हो गए, है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। मतलब अब पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो एक्चुअली। तो इस वीक और कोई डिस्कशन क्लास है क्या? नहीं है। तो नेक्स्ट डिस्कशन क्लास अगर होती है तो एटलीस्ट इसमें 19 तक तो अभी बोला था, तो आगे कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन तो और सॉल्व कर लो। 35 तक तो एटलीस्ट कर लेना कंप्लीट, ताकि हम डिस्कशन क्लास में इसे भी डिस्कस कर लें। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत हैं इसमें। तुम्हारे पास अब एनफ टाइम है कि तुम मतलब एनफ मटेरियल है कि तुम बैठ कर सॉल्व कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चंस पढ़ो और सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, चीजों को रिवाइज कर लो और सॉल्व करो। ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।